नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHSL 2020 टीयर 1 के 12 अगस्त सेकेंड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन पेपर की। सारे क्वेश्चंस करेंगे DI छोड़ के, क्योंकि DI की स्पेशल वीडियो आ जाएगी सारे शिफ्ट के, यानी 36 शिफ्ट के 36 पंजे 180, यानी कि 160 से 180 क्वेश्चंस उधर आपको मिल जाएंगे। और टॉपिक वाइज में जब करवाऊँगा तो उसका मतलब उसमें टाइम एंड वर्क, ट्रिगो, ज्योमेट्री ये भी करवा दूंगा, लेकिन शिफ्ट वाइज ख़त्म होने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। प्लेलिस्ट में आपको सारे शिफ्ट के सोल्यूशन मिल जाएंगे, तो आप जाके देख सकते हो। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लेना। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मैंने प्रोवाइड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। मैथ्स कहा क्या गया है, एज सैलरी इज 15% लेस देन बी's सैलरी, बी's सैलरी इज 30% लेस देन C's सैलरी, बाई हाउ मच परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली इज C's सैलरी मोर देन A की सैलरी। कहा गया ABC तीन व्यक्ति दिए गए हैं। A ये वाला है, B ये वाला है और C ये वाला है। तीनों की फ़ोटो तो मैं बना नहीं सकता। तो अगर A की सैलरी 15% कम है B की सैलरी से, और B की सैलरी C की सैलरी से 30% कम है। तो सबसे पहले C की सैलरी आप 100 मान लें। C की सैलरी अगर 100 हो गई तो इससे 30% कम B की सैलरी, यानी कि B की सैलरी 70 हो जाएगी। और B की सैलरी अगर 70 हो गई तो कहा गया इससे 15% लेस है कौन, A की सैलरी। 15% 70 का कितना हो जाएगा, 10.5। देखो 70 गुणे 15/100, यानी कि 15 सत्ते 105, 1050/100 यानी 10.5 कम, 10.5 कम यानी 59.5। अब आपसे कहा गया कि देन बाई हाउ मच परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली इज C सैलरी मोर देन A की सैलरी। कहा गया जो C की सैलरी है वो A की सैलरी से कितना ज़्यादा है। C की सैलरी कितनी, 100, किससे, A की सैलरी से। तो आप अगर सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे कि 30 का डिफरेंस यहाँ आया था 10.5, यानी 40.5 का डिफरेंस हो रहा है। 40.5 ज़्यादा है किससे, A की सैलरी से, यानी 59.5 से। गुणे 100 कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा, यानी कि ये पॉइंट हट गया। 5 से काटोगे 81 हो जाएगा, 5 से काटोगे ये 119 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काट दो 24 के करीब हो जाएगा, 5 से काटोगे 20 हो जाएगा, 4 से काटोगे 5 हो जाएगा, 4 से काटोगे 6 हो जाएगा, 6 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 13.5 के करीब। ठीक है, और 13×5 = 65, 2 67.5। और चूंकि हमने अप्रॉक्सीमेशन यूज किया, यानी कि 67.5 से थोड़ा ज़्यादा, यानी 68% ज़्यादा है। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन इस बार काफ़ी कैलकुलेटिव आए हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले भिन्न वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं। तो 2/5 ऑफ 75, यानी कि 5 से 2/5 × 75, यानी कि 5 75 को काटेगा 15 आएगा, 15 दूना 30, 30 27 57 ऊपर हो रहा है। और नीचे क्या आ रहा है, 58 में से 37 घटेगा तो कितना आएगा, 21। 21 का 2/3 गुना, यानी 14, और 14 और 5 19, यानी 19 × 57, 19 × 19, 19 × 57, यानी भिन्न वाले हिस्से की वैल्यू हो गई 3, यानी प्लस में ये लिखा हुआ है 3। ठीक है, बाकी हिस्से को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं। 5 ऑफ 2 यानी 10, 10 से 40 में डिवाइड करेंगे, यानी ये 4 लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ 18 ऑफ 2 36, 36 में 9 से डिवाइड करेंगे, ये भी 4 लिखा हुआ है। 4 - 4 और 8 प्लस में है। अब होता है 4 4 कट जाएगा, यानी ये ब्रैकेट की वैल्यू हो गई 8, यानी हम कह सकते हैं इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हो गई, 8। यहाँ पे 9 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 + 12 15 हो जाएगा, 15 में से 8 घटाना है, यानी कि ये लिखा हुआ है 7। ठीक है, यानी इतने पूरे की वैल्यू हो गई 7। और 7 से 56 में डिवाइड करेंगे, ये 8 हो जाएगा, और 8 प्लस में यहाँ और 3 लिखा हुआ है, यानी 8 + 3 आपका आंसर 11 हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि सारे शिफ्ट करवाने हैं। देखिएगा, कहा गया 7x - 10y = 8, xy = 5। तो आपको वैल्यू निकालनी है 49x² + 100y²। अब आप xy की वैल्यू ना पुट करने जाना। अगर आपको डायरेक्ट दिमाग में पहले देखने के बाद, मतलब पहली साइड में दिख गया आपको कि x की वैल्यू इतनी रखें, y की वैल्यू इतनी रखें, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो ठीक है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 49x² + 100y² और -2 ये भी, यानी कि -2 × 7 = 14, 140 xy की वैल्यू है 5, तो 5 रख देंगे। ये बराबर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, यानी इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये 140 पंजे 700, 700 इधर आ जाएगा, यानी 764 आपका आंसर हो जाएगा।
इस तरह के भी प्रश्न काफ़ी आ रहे हैं, सीजीएल के लिए भी हेल्पफुल होगा। कहा इफ 9 डिजिट नंबर दिस वन इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस 5। 11 से डिविजिबिलिटी खूब आ रहा है, 3 7 11 ये सारे अब आ रहे हैं, पहले 2 4 6 8 9 ऐसे आते थे, अब 11 पे ये फोकस कर रहे हैं। तो 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, पहले आप नंबर लिखो 2 5 9 8 7 6 P05। ये आगे वाला इतना संख्या देख के मुझे कुछ अपने नंबर की याद आई, कॉन्टैक्ट नंबर की, है ना। देखिएगा अब अगर ये 11 से डिविजिबल है तो अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो। अल्टरनेट डिजिट मतलब एक एक छोड़ के, तो 2 9 11 7 18 और 5 23 प्लस P ये हो गया, ठीक है। और अगर जो बचे हुए हैं उनका अगर योग करोगे यानी कि सम लोगे तो 5 8 13 6 19 और ये 19 हो जाएगा, ठीक है। और आपने क्या किया, अल्टरनेट डिजिट का सम लिया और वो लिख दिया 23 प्लस P एक बार है और 19 बचे हुए डिजिट का सम है। अब इन दोनों को घटा दो। अगर इन दोनों को घटाओगे तो घटाने के बाद आपको पता है 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, घटा हम क्यों रहे हैं, क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अल्टरनेट डिजिट का सम लो, उसके बाद उसका डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालोगे 23 प्लस P माइनस 19 यानी कि ये हो जाएगा 4 प्लस P। ये या तो 0 होगा या तो 11 के टेबल का होगा, यानी अगर ये 0 हो रहा है, 0 हो जाएगा तो 4 प्लस P इज इक्वल टू 0, P बराबर -4 जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि P की वैल्यू 0 से 9 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो P 4 प्लस P 0 नहीं हो सकता, यानी 4 प्लस P को कितना होना पड़ेगा 11। 4 प्लस P अगर 11 है तो P बराबर कितना हो जाएगा 7, P बराबर 7, तो P स्क्वायर प्लस 5 यानी कि 7 7 49 5 54 आपका आंसर हो जाएगा। तो 11 की डिविजिबिलिटी का रूल अगर आपको पता है तो ये प्रश्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा ये शॉपकीपर बॉट 95 डजन्स ऑरेंजेस at 4.50 each, 7 dozen oranges were rotten and so were discarded. He sold the remaining oranges at 78 per dozen. What is his profit or loss percentage? ध्यान से देखिएगा, आपसे कहा गया कि भैया एक आदमी है जो 95 डजन ऑरेंज खरीदता है 4.5 रुपये प्रति डजन के हिसाब से। एक मिनट, हाँ ऐसे नहीं, 4.5 रुपये पर डजन के हिसाब से नहीं, कहा कि ये शॉपकीपर बॉट 95 डजन ऑरेंजेस एट 4.50 ईच, यानी कि उसने खरीदा कितना 95 डजन। आपको पता है अगर एक ऑरेंज को 4.5 रुपये का खरीदेगा तो 12, एक डजन में 12 ऑरेंजेज होते हैं, यानी कि 12 ऑरेंजेज का प्राइस कितना हो जाएगा 12 गुणे 4.5 यानी कि 54, 12 चौक 48 और 6 54, यानी उसने इतना तो इनपुट दिया, यानी इतना उसका कॉस्ट प्राइस है। आपसे कहा गया कि 7 डजन ऑरेंज जो थे, 7 दर्जन ऑरेंज सड़ गए, उसको निकाल दिया गया, 7 निकालेंगे तो बचेगा कितना 88 डजन बचा हुआ है। 88 डजन क्या है सेफ है, और उसको उसने 78 रुपये पर डजन के हिसाब से बेच दिया, यानी आपका CP इतना है और सेलिंग प्राइस इतना है। अब आपसे कहा गया कि उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना होगा। आप देखें अगर आप ऐसे गुणा कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस आपको पता है, सेलिंग प्राइस आप गुणा करिए तो 4 गुणे 95 380, 5 गुणे 95 475 मेरे हिसाब से। देखिएगा तो ये 0 हो गया, 8 5 13 3 7 10 11 5130 का खरीदता है, बेचता कितने का 88 गुणे 78, तो 88 गुणे 78 ये कितना हो जाएगा 704, अरे 8 8 64, 8 8 64 और 6 7 ठीक है, और 7 से गुणा करेंगे 7 8 56, 7 8 56 और 5 61 यानी कि 616, जोड़ देंगे 4 हो जाएगा 6 7 8 यानी कि 6864 का बेचता है, 5130 का खरीदता है, यानी फ़ायदा कितने का होता है 1734 का, कितने पे 5130 पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालने जाएंगे गुणे 100 कर देंगे, ये कट गया ये कट गया, 513 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कुछ 3.4 आ जाएगा। अरे देखो 5 या 15 यानी कि प्रॉफिट हो रहा है 3.4 गुणे 10 का, यानी कि 34% का। अब आप कहेंगे कैलकुलेशन आपने कैसे सीधे देख लिया 3.4, आप डिवाइड भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे देखिए 3 बार अगर 513 से 1734 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, यानी 4 बार तो जाएगा नहीं। आपको पता है 3 वाला यहाँ पे केवल दिख रहा है, ये दोनों तो खत्म हो गया। आपको पता है ये प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लॉस वाला भी खत्म, तो आपका 34% आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न मैंने एक्सपेक्टेड सीरीज में सारे प्रश्न इस तरह के कराए थे, क्योंकि sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर एक्स, एक्स लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब देखो अगर मैं cos स्क्वायर एक्स को एक साइड में ले आऊँ तो sin स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स यानी tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी कि tan x बराबर कितना हो जाएगा √3, tan x बराबर कितना हो जाएगा √3। अब अगर tan x बराबर √3 है तो x बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। अब x 60 डिग्री हो गया, आपसे x/2 की वैल्यू पूछी गई थी यानी 30 डिग्री। अगला प्रश्न देखिएगा, a की वैल्यू दी गई, v की वैल्यू दी गई, आपको 2a² + 2b² - 5ab की वैल्यू पूछी गई। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं a बराबर दिया गया है, अगर हम रेशनलाइजेशन कर लें यानी परमेयीकरण कर लें, √5 + 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लें तो ऊपर तो √5 + 2 का होल स्क्वायर बनेगा और नीचे √5 का स्क्वायर 5 - 2 का स्क्वायर 4, 5 - 4 यानी कि 1 बन जाएगा। तो नीचे से कोई मतलब नहीं, ऊपर कितना बन रहा है √5 + 2 का होल स्क्वायर, यानी कि अगर इसको खोलेंगे तो
5 + 4 + 4 रूट 5, यानी ए की वैल्यू आपकी आ रही है 9 + 4 रूट 5। ऐसे अगर आप बी को देखें तो बी बराबर कितना दिख रहा है, अगर हम √5 - 2 से गुणा करेंगे तो √5 - 2 का स्क्वायर बनेगा, यानी ये 9 - 4 √5 हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 2 टाइम्स ऑफ a² + b² - 5ab, यानी आप इसमें 2 कॉमन ले लो तो ये लिखा हुआ है a² + b² और ये -5ab। या आप ऐसे ना करके देखो 2a² क्या लिखा हुआ है, 2a² + 2b² - 5ab, इसको ऐसे लिख लो 2a² + 2b² - 4ab और -ab, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो 2 × a² - b² - 2ab, यानी a - b का होल स्क्वायर और -ab बच रहा है। अगर हम a - b करें तो a - b कितना हो जाएगा, 4 रूट 5 + 4 रूट 5 यानी 8 रूट 5, यानी 2 टाइम्स ऑफ 8 रूट 5 का स्क्वायर यानी 64 × 5 हो जाएगा। और -ab 9 + 4 रूट 5 × 9 - 4 रूट 5 यानी कि 9 का स्क्वायर 81 - 4 रूट 5 का स्क्वायर यानी कि 80, यानी कि ये 1 हो जाएगा। तो 10 × 64 640 में से 1 घट जाएगा, 639 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट एस, सॉरी एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये आपका P है, ये Q है और ये R है, ठीक है। कहा क्यू आर को बढ़ाया जाता है, हमने बढ़ा दिया कहाँ तक, S तक, ठीक है। कहा PRS जो एंगल है वो 104 डिग्री है, ये वाला एंगल 104 डिग्री है, लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। कहा गया RQP जो है, RQP यानी ये वाला एंगल QPR का 3/5 हिस्सा, यानी अगर इसको हम 5 थीटा माने तो ये वाला आपका 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। आपसे कहा गया द वैल्यू ऑफ QPR क्या होगी, यानी 5 थीटा की वैल्यू बतानी। आपको पता है 104 जो है वो बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण अंतः वाले मतलब सुदूर स्थित दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, यानी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू डिस्टेंट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, यानी 3 थीटा + 5 थीटा बराबर 104, यानी 8 थीटा बराबर 104, यानी थीटा बराबर 13 डिग्री हो गया। अब थीटा अगर 13 हो गया तो आपसे वैल्यू QPR की पूछी गई, यानी 5 थीटा, तो 5 × 13 65 हो जाएगा, राइट। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है तो आप जाके हमारी जो वीडियो प्लेलिस्ट है CGL 18, CGL 19, CHSL 19, CPO 19, CPO 20, ये सब की टॉपिक वाइज शॉर्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे, आप जाके वो देख सकते हैं। क्योंकि स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब, अब देखो डायगोनल एक क्यूब है जिसके डायगोनल का स्क्वायर 2175 दिया गया। डायगोनल क्या होता है, A, हम मान लेते हैं डायगोनल को D मान लेते हैं, ठीक है। D अगर डायगोनल है तो आपको पता है D का जो स्क्वायर दिया गया वो 2175 दिया गया है। तो कहा कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। आपको पता होगा कि अगर थोड़ा सा ऐसे देखो, अगर किसी क्यूब के लिए यानी किसी घन के लिए साइड A हो तो उसका डायगोनल कितना होता है, √3a, ठीक है। और इसका स्क्वायर दिया गया है आपको 2175, ठीक है। यानी कि आप 3a² को अगर कैलकुलेट करें तो ये दिया गया 2175, यानी a² बराबर हो गया 725, यानी a बराबर हो गया कितना, 725 हो रहा है, हाँ 725। तो 5 से काटेंगे 145, 5 से काटेंगे 25 से अगर काट दें 25 2 × 50 29, यानी कि आपका a बराबर कितना, सॉरी a² आपका आ गया। अब a² से आगे कुछ करना नहीं है, a निकालना ही नहीं है, हमें साइड का स्क्वायर पता चल गया। हमने कहा डायगोनल √3 है, उसका स्क्वायर 2175 है, यहाँ से हमारा a² निकल के आ गया। अब a² निकलने के बाद आपको साइड निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा गया, और जो क्यूब के लिए टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 6a²। अब a² की वैल्यू 725 है, तो 6 × a² यानी कि 6 × 725, 6 × 7 4200 और 6 × 25 150, यानी 4200 और 150 तक 4350 आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। कहा गया एक आदमी 2400 रुपये 5% की दर से और 5400 रुपये 9% सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता है, तो कहा गया कि 6 साल बाद वो कितना अमाउंट प्राप्त करेगा, ठीक है। वो कितना अमाउंट प्राप्त करेगा, यहाँ पे देखिएगा अमाउंट पूछा गया। अमाउंट प्राप्त करने कितने साल बाद, 6 साल। अगर 5% की रेट से 6 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो 30% मिलेगा, यानी कि 2400 का 30%, यानी 2400 का 30% कितना हो जाएगा, 2400 × 30/100 यानी कि 720 रुपये। और 5400 पे 9% ब्याज मिल रहा है, 6 साल में 54% मिलेगा, यानी कि 5400 का 54% मिलेगा। 5400 का 54% बोले तो 54 × 54, इतना ब्याज इस पर मिल जाएगा। अब टोटल राशि आपको कितनी मिलेगी, मूलधन तो मिलेगा ही, साथ में ब्याज इतना और मिल जाएगा, यानी टोटल आपको इतनी ही राशि मिलने वाली है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसको कैसे करें, देखो आप एक काम कर सकते हो, देखो 54 × 54 का यूनिट डिजिट 6 और बाकी सब जगह 0, यानी यूनिट डिजिट तो आपके आंसर की 6 होने वाली है, यानी ये दोनों ऑप्शन खत्म। फिर अगर आप देखें तो 54 × 54 अगर आप देखें तो 3000 से कम होगा, ये 3000 से कम ये, और ये दोनों मिलके कितना हो रहे हैं
देखो 7800 यानी 8000 मान लो, 3 8 11, 11720 के आसपास होगा। यानी ये जो ये वाला यूनिट डिजिट है वो 83 के करीब है, जबकि हमारा आंसर 11000 के करीब आएगा। यानी ये भी खत्म, 2 ऑप्शन खत्म हो ही चुके थे, आपका 11436 हो गया। सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न DI से है, और DI से है BSc यहाँ पे लिखा था, इस वजह से मैं रुक गया, तो DI वाले क्वेश्चन मैं छोड़ता चलूँगा, ठीक है। देखो कहा गया द वैल्यू ऑफ A³ + B³ + C³ - 3ABC क्या होगा अगर A, B और C की वैल्यू दी गई हो। आपको पता है A³ + B³ + C³ - 3ABC क्या होता है, आप कहेंगे फार्मूला होता है A + B + C ब्रैकेट में A - B का होल स्क्वायर, अगर यहाँ हाफ लगा दोगे तो प्लस B - C का होल स्क्वायर और प्लस C - A का होल स्क्वायर। ये कब होता है, जब हमें A, B, C की वैल्यू पता हो और डिफरेंस निकालना आसान। A + B + C करेंगे तो 5 7 12 और ये 12 3 36 360 और 12 372 और 381 आपका हो जाए 381 ये हो गया, और ये 1/2 लिखा हुआ है गुड़े, जोड़ लीजिएगा 5 7 12 9 21 और 2 चौको 8 1 3, ठीक है। A - B का होल स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 25 - 27 यानी 2 का स्क्वायर 4 + 4 + 16 यानी 16 4 20 4 24, 2 से कट गए 12 देगा, 12 का गुणा होगा। यूनिट डिजिट 2 होनी चाहिए, लेकिन 3 आंसर में यूनिट डिजिट 2 ही है, तो 12 से गुणा करोगे 12 1 कम 12, 12 8 96 1 97, 12 3 36 और 9 45। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहा गया A, B कंप्लीट करते हैं कोई काम 27 दिन में और 54 दिन में, यानी A 27 दिन में और B वही कार्य 54 दिन में खत्म करता है। कहा गया दे कंप्लीटेड द वर्क इन 9 days विद द हेल्प ऑफ C, यानी कि अगर C भी आ जाता है, ये तीनों अगर एक साथ कार्य करते हैं A, B और कौन C, तो कितने दिन में काम खत्म हो जाता है 9 दिन में। तो कहा गया C अकेले 8/9 वर्क कितने दिन में करेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 8/9 वर्क की बात की गई है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं कहूँ टोटल वर्क 54 रहा हो तो ये एक दिन में 2 यूनिट करेंगे, वहाँ से ये 1 यूनिट और तीनों मिलके 9 दिन में करते हैं 54, यानी एक दिन में 6 करेंगे, ठीक है। आपने कहा टोटल वर्क कितना है 54, करवाना कितना है 8/9 हिस्सा, यानी 54 का 8/9 कितना हो जाएगा 48 यूनिट करवाना है, किससे C से। आपको पता है तीनों मिलके 6 करते हैं, A 2 करता है, B 1 करता है, यानी A B मिलके 3 और A B C मिलके 6, यानी C कितना करेगा 3। C एक दिन में करता है 3 यूनिट, 48 यूनिट करवाना है, यानी 16 डेज की रिक्वायरमेंट होगी। देख लो अगर 5 10 = 12 तो इसकी वैल्यू निकालिए। अब देखो बहुत आसान सा प्रश्न है, अगर 5 10 = 12 तो आप ऐसे लिख सकते हो sin A / cos A बराबर 12/5। अब आप 12 और 5 मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे 12 और 5 मानना थोड़ा सा मैं कहूँगा खतरों से खाली नहीं होगा, तो आप इसको 12/13 कर लीजिए, इसको 5/13, क्योंकि 12 5 और 13 ट्रिपलेट बनाते हैं। अब sin A बराबर 12/13 तो 13 sin A कितना हो जाएगा 13 sin A कितना हो जाएगा 12 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे अगर मैं 13 cos A की बात करूँ तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा। अब वैल्यू निकालो 13 sin A यानी कि 12 प्लस 20 tan A, 20 tan A कितना हो जाएगा 5 tan A बराबर 12, तो 20 tan A बराबर 48 बटे 15 tan A। आपको पता है 5 tan A 12, तो 15 tan A 36 माइनस 13 cos A यानी कि 5, तो 12 48 60 बटे 31, 60/31 कितना हो जाएगा 1 सही 29/31। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया एवरेज एज ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इज 35 ईयर्स। इफ द यंगेस्ट मेंबर आर ट्विंस एंड दे आर 15 ईयर्स ओल्ड, देन व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली मेंबर्स एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द ट्विंस। कहा गया 7 लोगों की औसत आयु, परिवार में 7 लोग हैं जिनकी औसत आयु 35 है। अगर औसत आयु 35, टोटल आयु कितनी हो जाएगी 7 × 35 7 × 35 और 3 7 या 21 3 24, ठीक है। अब कहा गया कि जो सबसे छोटे वाले 2 सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं 2, उनकी आयु कितनी है 15 वर्ष। तो कहा कि इनके पैदा होने के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी। आपको पता है अगर आज 15 साल के ये दोनों हैं, तो आज के जब ये पैदा हुए होंगे तो परिवार में कितने सदस्य रहे होंगे 2 लोग एक साथ पैदा हुए थे, 7 सदस्य टोटल हैं, यानी कि आप तब कितने रहे होंगे 5। और आज के 15 साल पहले सबकी आयु 15 साल कम रही होगी, यानी ये वाले भी और ये मतलब जो 7 हैं 7 की आयु 15 साल कम रही होगी, यानी टोटल आयु कितनी कम रही होगी 245 माइनस 105, 15 7 105, 245 में से 105 घटेगा कितना आएगा 140। हमने कहा 15 साल पहले 7 लोगों की आयु 15 साल कम रही होगी। अब आपको पता चल गया टोटल एज आज के 15 साल पहले 140 थी, और जब 7 लोग आज हैं, 2 लोग बाद में पैदा हुए हैं, 2 लोग जो पैदा हुए हैं वो 15 साल पहले पैदा हुए हैं, तो इस टाइम तो वो पैदा नहीं हुए होंगे, यानी इस टाइम फैमिली में कितने सदस्य रहे होंगे 5 लोगों की अगर कुल आयु 140 हो तो एवरेज कितनी हो जाएगी 140/5 यानी कि 28 ईयर्स, राइट। कहा गया cos A इज इक्वल टू 10 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन।
अब देखो cosec a इज इक्वल टू 10 दिया गया है, ठीक है, तो साइन ए कितना हो जाएगा 1/10, यानी कि 20 साइन ए कितना हो जाएगा 2 + 9√11 अपॉन कॉस ए कितना होता है अंडर रूट में 1 - साइन स्क्वायर यानी कि 1 - 1/100, ये हो गया, यानी 2 + 9√11, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 100 - 1 99, यानी अंडर रूट का 99 और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा जो कि ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यानी कि 99 से ये कटेगा √9 यानी ये 3 बचेगा, 3 से ये कटेगा 3 हो जाएगा, 3 धाम में 30 2 32 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न डीआई का है, ये डीआई वाले सेट में करवा दूंगा, देख लो। कहा गया मार्क प्राइस ऑफ ए टेबल इज 3000 विच इज 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 4 होती तो सेलिंग मार्केट प्राइस कितनी लिखी गई है 5, 25% बढ़ा के, और ये जो 5 है 5 बराबर आपको 3000 दिया गया, यानी 1 बराबर 600, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 2400, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस 2400 हो गई, आपसे कहा गया 20% डिस्काउंट पे बेचते हैं, 20% डिस्काउंट पे 3000 पे 20% यानी 600 का डिस्काउंट, यानी बेच कितने में रहे 2400 में, तो आपसे कहा गया प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, सीपी भी 2400 है, सेलिंग प्राइस भी 2400 है, तो प्रॉफिट या लॉस 0, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। अगला प्रश्न फिर डीआई का, और जिन्होंने लाइक नहीं किया भैया लाइक कर दो, मजा आ जाएगा। कहा गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी एरिया इतनी दी गई है, तो आपको पेरीमीटर नहीं, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया पता होगी ना, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, ये बराबर दिया गया 10.24 √3, ठीक है, √3 कट गया, यानी ए स्क्वायर बराबर हो गया 40.96, और आपको पता है 40.96 किसका वर्गमूल हो जाएगा 6.4 का स्क्वायर, क्योंकि 64 का स्क्वायर कितना होता है 4096, यानी ए स्क्वायर बराबर 6.4 का होल स्क्वायर, यानी कि ए बराबर 6.4 हो गया, तो आपका क्या पूछा गया था पेरीमीटर हो जाएगा 3, यानी कि 3 × 6.4 यानी 3 × 6 18, 1.2 और 19.2। अब आपके मन में डाउट यहाँ पे होगा कि 6.4 मुझे डायरेक्ट कैसे पता चल गया, आपको पता है 40 जो है 40 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आएगा, ठीक है। आपको पता है 6.5 का स्क्वायर कितना होता है 42.25, इससे भी कम है, और यूनिट डिजिट 6 है, यानी कि 4 के स्क्वायर में आएगा, तो 6.4 का स्क्वायर मैंने लिख दिया। कहा गया ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन इन अ सर्कल सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, ध्यान से देखिएगा, एक सर्कल है जिसके अंदर ए सी बराबर बी सी ड्रा किया गया है, ए सी बराबर बी सी, यानी सी यहाँ मान लो, ए मान लो यहाँ, बी मान लो यहाँ, ए सी बराबर बी सी, बी ए सी जो एंगल है वो आपका 65 अंश का है, लिख दे रहे हैं बी ए सी 65 अंश का, ठीक है। अच्छा कहा गया फ्रॉम पॉइंट्स बी एंड सी टेंजेंट्स आर ड्रॉन विच इंटरसेक्ट एट पी, बी और सी पे 2 टेंजेंट ड्रा की गई हैं, एक ये मान लो और एक मान लो ये, और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं पी पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपसे कहा गया बी पी सी की वैल्यू बताओ। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि किसी जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण उस जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में बने कोण के बराबर होता है, यानी ये भी 65 हो गया, क्योंकि जीवा बी सी द्वारा यानी कि कॉर्ड बी सी द्वारा सर्कल के पेरीमीटर पे सबटेंडेड एंगल 65 है, तो इसके और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो 65 का हो जाएगा। सेम चीज़ ये वाला भी 65 हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक स्पर्श रेखा बीपी और एक जीवा बीसी, जीवा बीसी 65 अंश का कोण परिधि पे बना रही है, तो यहाँ पे भी 65, ये दोनों 65, तो ये अपने आप 50 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं, या फिर आप कहें कि अगर ये थीटा दे दिया जाए और पी की वैल्यू पूछी जाए तो आप कहेंगे 180 - 2 थीटा। कुछ टीचर इसी मेथड से आपको सीधे करवा देंगे और आप हो जाएंगे खुश कि वाह क्या बात है। कहा गया द डेली वेजेज ऑफ पी क्यू एंड आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5, 7 एंड 8, यानी कि पी क्यू आर 3 वर्कर हैं जिनकी कमाई का अनुपात एक दिन के मजदूरी का अनुपात 5:7:8। कहा गया क्यू को 560 रुपये प्रतिदिन के मिलते हैं, यानी 16,800 इनकी महीने की सैलरी है, यानी 7 बराबर 560, यानी 1 बराबर कितना दिया गया 80। तो आपसे कहा गया देन व्हाट आर द डेली वेजेज ऑफ आर एंड पी, यानी आर और पी का डेली वेजेज। अब आर का कितना हो जाएगा 8 × 80 640, और पी का कितना हो जाएगा 80 × 5 यानी कि 400। कहा गया एक ट्रेन है 500 मीटर लंबी, यानी ये ट्रेन 500 मीटर लॉन्ग पासेज अ रेलवे प्लेटफॉर्म 400 मीटर लॉन्ग इन 1 मिनट विद यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू पास अ मैन राइडिंग अ मोटर बाइक ट्रेवलिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 10 km/h। आपको पहली चीज़ दी गई है कि 500 मीटर लंबी ट्रेन है और 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी 500 + 400 यानी 900 मीटर, और 900 मीटर वो कितने स्पीड से पार करती है हमें नहीं पता, क्योंकि हमें दिया गया टाइम कितने टाइम में 60 सेकंड, 1 मिनट में 900 मीटर, यानी कि उसकी स्पीड हो गई 900/60 यानी 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड को अगर हम 18/5 से गुणा कर दें तो उसकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड है, ठीक है।
अब कहा गया कि इस ट्रेन को एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा अगर व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में 18 की स्पीड से आ रहा है। अगर व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है यानी कि जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो व्यक्ति की स्पीड प्लस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी, यानी 18 चौको 72 हो जाएगी। 72 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड हो जाएगी। मीटर पर सेकंड में बदलें तो 72 गुणे 5/18 यानी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है। और आपको पार किसको करना है? व्यक्ति को। अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी अपनी लंबाई के बराबर होती है। लंबाई दी गई 500 मीटर, 20 मीटर पर सेकंड से पार करेगी तो टाइम कितना लगने वाला है? टी बराबर हो जाएगा डिस्टेंस 500 बटे स्पीड 20 यानी कि 25 सेकंड का टाइम लगने वाला है। अगला प्रश्न फिर DI से है, छोड़ते हैं और एक और प्रश्न देख लेते हैं। क्योंकि O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 9 सेंटीमीटर, M इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, MN इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। ध्यान से देखिएगा, कहा गया O किसी वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। M कोई बिंदु बाहर है, ये इस प्रकार से N पे टेंजेंट ड्रा करता है, ये M है। ठीक है। अच्छा, कहा गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ OM, ये वाली लेंथ निकालनी है। ये आपको पता है कि परपेंडिकुलर होगा और ये रेडियस आपको दी गई कितनी है? 9 है। ठीक है। आपको दिया गया इफ़ लेंथ ऑफ MN इज 12। अब बताओ एक चीज़ बताओ, इससे आसान प्रश्न क्या मिल सकता है आपको? सड़ा हुआ प्रश्न। देखो आपको पता है ये परपेंडिकुलर, मैं सड़ा हुआ कह देता हूँ, कुछ लोग रूस जाते हैं कि भैया काहे बोल दिया, ऐसा है सड़ा हुआ। देखो आपको पता है ये परपेंडिकुलर होगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है केंद्र से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएं, यानी सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएं तो वो टेंजेंट पे जो रेडियस बन के आती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो ये 90 डिग्री है, ये 12 है, ये 9 है, तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा? ये 12 है 9 तो 12 9 और 15 ट्रिपलेट बनाते हैं, यानी कि OM की वैल्यू 15 हो जाएगी। राइट। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमें करने थे इस शिफ्ट के। बाकी आपको और शिफ्ट के सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट SSC CHSL 2020 सॉल्व पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, आप चेक कर लीजिएगा। चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे दिख रही होंगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और जो लोग CGL 2021 CHSL 2021 की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग के लिए जल्द भी स्ट्रेटजी वीडियो आ जाएगी, प्लान वीडियो, कोचिंग लेना लें, सारी वीडियोज़ भी आ जाएंगे, तो आप लोग देखते रहें। बाकी लव यू ऑल। अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल।